नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज विंग्स। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अब जो विश्व युद्ध हुआ तो एटम बम नहीं बल्कि रासायनिक हथियार से युद्ध लड़ा जाएगा। लेकिन आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया कि यह युद्ध शुरू भी हो चुका है और इस युद्ध की शुरुआत किया है चाइना ने। चाइना के एक लैब से निकला वायरस समस्त देशों को हिलाकर रख देता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों की इकोनॉमी 10 साल पीछे चली गई, लाखों लोगों की जान चली गई। लेकिन इस वायरस के पीछे कौन खेल रहा है, किसको फायदा हो रहा है, आज हम उसी बात का खुलासा इस वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर इस कोरोना वायरस के पीछे कौन खेल रहा है और किसको फायदा है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चीनी वायरस की तीसरी लहर और फाइजर के नेतृत्व में चलाई जा रही फार्मा लॉबी की सातिराना चालों को क्रमवार समझाने की कोशिश करेंगे। विचार कीजिए कि अगर किसी भारतीयों के मेडिकल डाटा से यह स्थापित हो जाए कि डायबिटीज के मरीजों पर एक विशेष प्रकार का वायरस स्ट्रेन खतरनाक साबित होगा, तो यकीन मानिए कि अगली लहर केवल ऐसे ही लोगों को टारगेट करेगी और इस प्रकार अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में यह जैविक युद्ध जारी रहेगा। आज जोर शोर से हल्ला मचाया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी, तो कि यह वायरस निर्माताओं के हाथ में भारतीय बच्चों के डाटा आए बिना संभव है? जी नहीं, डाटा के लीक होकर वायरस निर्माताओं तक पहुंचने में WHO की भूमिका भी संदिग्ध है। क्या आपने कभी सुना कि वायरस स्ट्रेन पहले बूढ़े अधेड़ों को टारगेट करते हैं, फिर जवान वयस्कों को और आगे जाकर बच्चों को टारगेट करेंगे? गौरव प्रधान के मार्च 2020 के ब्लॉग के अनुसार यह चीनी वायरस बहुत ही कस्टमाइज तरीके से विभिन्न देशों के उपलब्ध मेडिकल डाटा के आधार पर विकसित किया गया है, जिससे आज हम चीन द्वारा थोपे गए इस विषाणु युद्ध के बीच में आ गए हैं। और यह युद्ध है विश्व के फार्मा और अन्य व्यापारों पर आधिपत्य हासिल करने वालों का। आइए इस तीसरी लहर के हल्ले को परिस्थिति व सबूत के आधार पर क्रमवार समझाने की कोशिश करते हैं डाटा साइंटिस्ट गौरव प्रधान की नज़र से। सबसे पहले गांधी परिवार, केजरीवाल और इनके टूल किट गैंग के सदस्यों व मीडिया ने फाइजर वैक्सीन को भारत में मंजूरी दिलवाने हेतु अपनी सारी ताकत लगा दी। सोशल मीडिया व मीडिया में उनके द्वारा खबरें आती हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। 2 हफ्तों में बाइडेन के अंतर्गत आने वाला CDC, सेंट्रल ऑफ डिसीज कंट्रोल USA, बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी देता है। लगभग 13-14 मई को जैसे ही मंजूरी मिलती है उसके अगले दिन फाइजर अपनी वैक्सीन लॉन्च कर देता है। इस वैक्सीन के निर्माण से जुड़ा कोई भी डाटा पब्लिक के बीच में साझा नहीं किया जाता है। किसी को नहीं पता चलता कि बच्चों के लिए यह वैक्सीन कब और कहां और क्यों तैयार की गई। फाइजर अपनी वैक्सीन इजराइल और कई यूरोप देशों में आपराधिक मुकदमे झेल रही है। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि भारत सरकार ने कुछ समय पहले फाइजर को भारत में मंजूरी देने के लिए 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि भारतीय कानून के अनुसार चलना होगा और दूसरी स्थानीय ट्रायल के बाद ही मंजूरी मिलेगी। फाइजर इन दोनों शर्तों पर राजी नहीं हुई। भारत की आबादी में 40 करोड़ से अधिक की आबादी 18 वर्ष से कम आयु की है। फाइजर की वैक्सीन की एक डोज की कीमत 3000 के करीब है और ऐसे में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इस व्यापार को मंजूरी दिलवाकर भारत का एक परिवार बड़ी दलाली खाना चाहता है। अचानक ही मोदी जी मेरे बच्चों को वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी जैसे पोस्टर लहराने लगते हैं, जबकि भारत में बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। भारत बायोटेक बच्चों के लिए वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति मांगती है, तो कोर्ट में किसी टूल किटिए द्वारा भारत बायोटेक के इस ट्रायल पर रोक लगाने हेतु जनहित याचिका दायर कर दी जाती है। जैसे महाराष्ट्र से कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी, उसी प्रकार की खबरें एक और कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान से आने लगती हैं कि इतने बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। अगर आपने दिवंगत डॉक्टर के अग्रवाल के वीडियो देखे हैं तो उन्होंने 2 टूक कहा था कि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम इस वायरस से स्वतः लड़ने में सक्षम है। वह अगर संक्रमित होंगे भी तो जल्द ही एंटीबॉडी विकसित करके ठीक भी हो जाएंगे। उन्हीं डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना से निधन हो जाता है। अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट देता है कि उनके पास वैक्सीन बहुतायत में उपलब्ध है। 10 जनपद की सह पर स्थापित एक और दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से
मॉडर्ना और फाइजर से बात करने के लिए कहता है। मॉडर्ना और फाइजर राज्य सरकारों को डायरेक्ट वैक्सीन देने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह भारत सरकार से ही डील करेंगे। अब सारी प्रक्रिया भारत सरकार को दोषारोपण करने तक की स्थिति में पहुंच जाती है और विभिन्न मीडिया कर्मियों एवं विपक्षी नेताओं द्वारा सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू हो जाती है कि फाइजर को बिना ट्रायल अनुमति मिल जाए और कल को कुछ गड़बड़ हो, जो कि होगा ही, तो फाइजर किसी भी तरह से लीगल जिम्मेदारी नहीं लेगा और डील होने के बाद परिवार विशेष को मोटी दलाली भी बन जाएगी। फाइजर लॉबी ने इस प्रकार राज्यों को मना करके बहुत ही शातिर तरीके से केंद्र सरकार के ऊपर सभी प्रकार की जिम्मेदारी मढ़ दी है। और एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि फाइजर कंपनी का संबंध चीन के वुहान स्थित उस लैब से रहा है जहां कोरोना वायरस विकसित किया गया था। डॉक्टर के अग्रवाल ने यह स्पष्ट रूप में कहा था कि बच्चों में संक्रमण से नुकसान नहीं होने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर है, यानी कि मामूली सा घरेलू उपचार बच्चों में संक्रमण से लड़ने वाली एंटीबॉडी को विकसित कर सकता है और आयुर्वेदिक उपचार यानी फार्मा लॉबी के लाखों करोड़ों के व्यापार पर पानी फिर जाना। और ऐसे में बाबा रामदेव का विवाद भी पता नहीं कहां से आ खड़ा होता है, यह भी सोचने का विषय है। शाहिद जमील, जिसको मोदी सरकार द्वारा हटाया गया, जिसके लिए टूल किटिए गैंग ने बहुत रोना भी रोया था, उसने और उसके जैसे विश्व के 800 डॉक्टरों ने भारत सरकार द्वारा एकत्रित भारतीयों की मेडिकल डाटा का एक्सेस पाने के लिए चिट्ठी लिखी। यह चिट्ठी क्यों लिखी गई ये अब तक समझ में नहीं आया। सभी विकसित देश मेडिकल डाटा को सुरक्षित रखने में करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं और वह लोग हर समय ऐसे संवेदनशील डाटा का एक्सेस पाने की जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैविक युद्ध में मेडिकल डाटा सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिससे विषाणु या अन्य जैविक हथियार को देश के अनुसार विकसित किया जा सके। अब इस लेख के बारे में पॉइंट को क्रमवार जोड़ने की कोशिश कीजिए और देखिए कि किस प्रकार का आपराधिक षड्यंत्र चल रहा है, जिससे एक पर लॉबी व विदेश सरकारों के साथ मिलकर खेल खेला जा रहा है। हम जैविक युद्ध के मझधार में हैं और हमें यह युद्ध जीतना है। इसलिए कोरोना की तीसरी लहर से आप बिल्कुल भी मत घबराएं, क्योंकि भारत सरकार में वो क्षमता है कि जहां 2 युद्ध हम लड़ चुके हैं कोरोना वायरस से, वहां तीसरी भी फाइट हम करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि यह तीसरी लहर जो एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है कि बच्चे इससे ज्यादा संक्रमित होंगे, तो उनके इम्यूनिटी सिस्टम इतनी अधिक है, इतनी प्रबल है कि उनको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। देखते रहिए द न्यूज विंग्स और ऐसे ही तमाम वीडियो लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। जय हिंद।